वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म बुक का सेट 1 से लेकर 20 तक मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें अभी तक हमारे चैनल में 16 प्लेटफॉर्म यानी 16 सेट को अपलोड कर चुका हूँ। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अपलोड कर रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन का। क्लियर है? और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो 100 नंबर का जो पार्ट है आप लोग को होगा, वो भी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों को मैथ्स को, साइंस को, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को, रीजनिंग को, सारी क्वेश्चन को अपने के तरीके के अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशन करवाता हूं, जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ही आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा है ये क्वेश्चन, तांबे का 0.1 ग्राम तुल्यांक जमा करने हेतु ताम्र इलेक्ट्रॉन युक्त कॉपर सल्फेट विलयन से गुजरने वाले विद्युत की मात्रा क्या होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए, आप लोग को जब भी मात्रा गुजारता है तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, फैराडे कांस्टेंट का यूज करते हैं। मैक्सिमम आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का नियम, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू देखते हैं तो क्या लिखा है, 0.1 ग्राम लिख रहा है। क्लियर है? इसके साथ साथ ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे जेड एम एच का क्या होता है, तो जेड आई टी होता है। क्या होता है? जेड आई टी होता है। हम लोग इसी के अकॉर्डिंग जेड आई टी को हम लोग ऑलरेडी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे क्यू इक्वल टू आई टी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एम बराबर क्या लिख देंगे, जेड क्यू। ऑलरेडी आप लोग को पढ़े हैं, क्योंकि आई टी बराबर क्या होता है, क्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर दिए। अब देखिए, मैं आप लोग को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल वे में याद रखिए। देखिए एम का फार्मूला आप लोग के बीच आता है, देखिए ई बाय 96500 होता है, 96550 क्यू होता है, यानी अब इसका वैल्यू होता है। इसलिए अगर आप लोग जेड का वैल्यू निकालिएगा तो ऑलरेडी ई बाय एफ आएगा। क्या आएगा? ई बाय एफ आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे 96500 क्या है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 96500 है, ये आप लोग का फैराडे कांस्टेंट है। क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये निकाला हूँ। अब देखिए, आप लोग कुछ फार्मूला क्या था, एम, तो एम का फार्मूला क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग बीच में लाया था, जेड इंटू क्यू लाया था। अब देखिए एम का वैल्यू आप लोग बीच दिया था 0.1, तो मैं 0.1 लिख दिया हूँ। और जेड, तो जेड का भी मैं वैल्यू क्या लाया था, सबसे पहले ई लाए थे। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या लिखे थे आप लोग, 96500। अब आप लोग क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से क्यू लिखिए। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स, अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो क्यू का वैल्यू जो आप लोग का आएगा 0.1 से आप लोग को मल्टीप्लाई करना है 96500। होपफुली अगर आप लोग सॉल्व किए तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा, क्यू का जो वैल्यू आएगा 9650 कूलम आएगा, 9650, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए के सामने क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, आप लोगों को केवल ये सीखना होता है फार्मूला एम इक्वल टू क्या होता है, जेड आई टी होता है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए, जेड रहने दिए, आई टी के जब हम लोग क्या कर दिए, क्यू कर दिए। क्लियर है? ये आप लोगों को ध्यान में रखना था। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें देखिए जेड का फार्मूला क्या होता है, तो ई बाय एफ होता है। क्या होता है? ई बाय एफ होता है, जिसमें एफ का वैल्यू, तो एफ का याद रखिए फैराडे कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 96500 कूलम होता है। इसके रिगार्डिंग मैं सॉल्व कर दिया हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उच्च गलनांक होता है उस शोल्डर को क्या कहते हैं। होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जिसका उच्च गलनांक होता है उस शोल्डर को कठोर शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर शोल्डर। तो ऑप्शन नंबर में अगर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, उसे कठोर शोल्डर कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे शोल्डर किस चीज़ का मिश्रण होता है। होपफुली आप लोग पढ़े होंगे, ये सीसा और टीन का होता है, सीसा और टीन का होता है। और आप लोग यहाँ पे बताइएगा सीसा और टीन की मात्रा इसमें कितनी होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सीसा और टीन की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछता है ये। चलिए, अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया। दिए गए सर्किट में धारा खोजे, यदि रेजिस्टेंस बराबर लिखा 2 किलो ओम है, तो और विभवांतर यानी वोल्ट लिख रहा है आप लोग को 9 वोल्ट। तो चलिए इसको हम बनाते हैं ओम्स लॉ के। तो हम लोग सबसे पहले ओम्स के अकॉर्डिंग जानते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी का क्या होता है, आई आर होता है। और मोस्टली आप लोग देख सकते हैं भी का वैल्यू क्या लिख रहा है, 9 वोल्ट लिख रहा है। क्लियर है? अब आई हम लोग को निकालना था आर का वैल्यू देखिए 2 किलो ओम लिख रहा है। तो 2 किलो ओम के यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2000 सॉरी के, यानी कि आप लोग को 1000 होता है, यहाँ पे ओम लिख दिए। फाइनली आप लोग आई निकालिए। तो आई का वैल्यू अगर निकालते हो तो 9 लिखेंगे बाई 2 इंटू 10 टू पावर क्या लिखेंगे फ्रेंड, 2/3 लिख देंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो मोस्टली आप लोग सॉल्व करते हैं तो आई का जो वैल्यू आएगा आप लोग के बीच में 4.5 आएगा। अब देखिए ये आप लोग किलो में था, तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि 10 टू पावर -3 का वैल्यू क्या होता है, माइक्रो का मिली का होता है। तो 4.5 मिली एम्पियर आएगा। तो यानी कि राइट आंसर अगर देखेंगे तो 4.5 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन में अगर जाते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मिली है, इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया था।
होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे तो याद रखिएगा, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए हम लोग अब्रक इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं, जिससे माइका इंसुलेशन कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी यानी डिस्ट धारा के मशीनों में हम लोग करते हैं। और कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी तथा मोटर। देखिए कम्यूटेटर का कार्य फ्रेंड्स आप लोग को क्वेश्चन पूछता है कि एक कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। कम्यूटेटर का कार्य जनित्र में अगर बातें करना चाहता है जनित्र में, तो देखिए कम्यूटेटर का कार्य जनित्र में होता है, यह एसी को डीसी में बदलता है, यानी एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। वही बातें करना चाहते कम्यूटेटर का कार्य बातें करना चाहते मोटर में, तो ये क्या करता है डीसी को ये एसी में बदलता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 समान 6 वोल्ट लैंप को जो श्रृंखला में है 24 वोल्ट डीसी में लगा है, यदि उनमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होगा। होपफुली फ्रेंड देखिए क्या लिखा है, 4 समान 6 वोल्ट लैंप जो कि श्रृंखला में, यहाँ पे सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा आप लोग को कौन सा में, ये तो ऑलरेडी देख सकते हैं सीरीज में लिख रहा में 24 वोल्ट डीसी लगा है, यदि उनमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होगा। ऑलरेडी फ्रेंड देखिए अगर श्रृंखला में लगा है तो आप लोग याद रखिए 4 समान 6 वोल्ट लैंप में लगा है, तो जो श्रृंखला कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा, यानी कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। यदि लैंप में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कोई भी लैंप नहीं जलेगा, क्योंकि ये चारों श्रेणी में है और शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरा परिपथ ओपन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें कोई लैंप नहीं जलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा श्रेणी क्रम, तो याद रखिए श्रेणी क्रम में सारे धारा जो होता है यानी इसमें जो करंट होता है सारे इक्वल होता है। इस चीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा, सारी धारा क्या होता है इक्वल होता है, विभवांतर अलग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100% भार गुणक पर जनरेटिंग स्टेशन के लिए स्थिर चार्ज 6 पैसे किलोवाट आवर है, तो 25% भार गुणक पर चार्ज कितने पैसे किलोवाट हो सकते हैं। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग देखिए 100% लोड फैक्टर कितना है, तो आप होपफुली देख सकते हैं 6 पैसे किलोवाट आवर है। क्लियर है। हमें निकालना कितना 25 का है, तो हम लोग क्या करें एक इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं 100%, तो 100% का वैल्यू लिखा 6 पैसे 6 किलोवाट आवर, हमें निकालना है 25% का ना, तो सिंपल में हम लोग क्या करें x मान लेते हैं। आप 25 को 6 से गुना किया 100 को x से गुना कीजिएगा, तो सिंपल में आप लोग यहाँ 25 को 6 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग के बीच आएगा 150 आएगा बराबर क्या करेंगे 100x निकाल देंगे। तो होपफुली आप लोग x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग के बीच जो आंसर आएगा, यानी कि यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 3/2 यानी कि 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। ऑप्शन है 1.5। इस टाइप से आपको नहीं करना पड़ेगा, सॉरी ये आप लोग का प्रोसेस नहीं सही हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं देखिए सबसे पहले याद रखिए 100% लोड फैक्टर पे कितने 6 पैसे पर किलो आवर है, तो हम लोग 25% का अगर निकालेगा तो सिंपल में 6 को क्या करेंगे हम लोग 25% निकाल देंगे, तो यानी कि 0.25 निकालेगा। तो सिंपल में अगर इसको बदल दीजिएगा तो आप लोग बीच में आकर 24 पैसे पर किलो आवर होगा। क्लियर है। पर किलो वाट आवर होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के बीच में क्या रहा, तो ये रहा फ्यूज तार में प्रतिरोधकता और गलनांक होनी चाहिए। मोस्टली फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहता हूँ फ्यूज के बारे में ये क्वेश्चन आता है और मे भी पॉसिबिलिटी आपका पेपर में ये क्वेश्चन इससे आता है। तो सबसे पहले याद रखें फ्यूज तार के बारे में, सबसे पहले याद रखें फ्यूज तार में जो प्रतिरोधकता जो होता है वह निम्न होना चाहिए, यानी कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो होता है वह निम्न होना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी गलनांक भी, यानी कि गलनांक की बातें करना चाहते हैं तो ये भी क्या होना चाहिए गलनांक भी आप लोग का निम्न होना चाहिए। ये आप लोग दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, यानी कि आप लोग का रो के साथ साथ गलनांक भी आप लोग का निम्न होना चाहिए। और फ्यूज तार का जो रेटिंग होता है वो एम्पियर में किया जाता है, किसमें क्या आती है एम्पियर में क्या आती है। इसके साथ साथ याद रखिएगा फ्यूज तार को सजीव या कला तार के साथ हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। इसे किस क्रम में जोड़ते हैं, हमेशा गर्म तार के साथ इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा फ्यूज एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है। अब क्वेश्चन से आता है पेपर में फ्रेंड्स कि फ्यूज जो है किस किस से मिलकर बना होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग याद रखिएगा ये जो बनता है शीशा और टीन से, जिसमें शीशा की मात्रा होता है 37% होता है और वही टीन की बातें करना चाहते हैं यानी एसएन की बात करना चाहते हैं तो ये आप लोग बीच में होता है 63% होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो इतना सारे मैं पॉइंट्स को बता दिया हूँ, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होने चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए अब बातें करना चाहते हैं कुछ फ्यूज से रिगार्डिंग। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग बताइए आप अपने घर में जो फ्यूज लेते हैं तो फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं। होपफुली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड याद रखिएगा फ्यूज को आप लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो ऑलमोस्टली श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर है। अब देखिए याद रखिएगा
पृथ्वी का विभव जो होता है वह शून्य होता है। इसके साथ साथ प्रतिरोध जो पृथ्वी का होता है वह लगभग शून्य होता है। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, और वैसे फ्यूज, तो फ्यूज का जो करंट होता है, देखिए फ्यूज की करंट ऑपरेटिंग तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी आप लोग के लिए पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंस था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या रहा। तो लिखा बुखुल-जिरेली के बारे में। सबसे पहले बुखुल-जिरेली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े भी होंगे। ये आप लोग का ट्रांसफार्मर का पार्ट्स होता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये। बुखुल-जिरेली आमतौर पर किस संरक्षण पर इस्तेमाल किए जाते हैं? सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बुखुल-जिरेली आमतौर पर ट्रांसफार्मर के संरक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ट्रांसफार्मर के संरक्षण पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, बुखुल-जिरेली एक मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा होने की स्थिति की सूचना एक अलार्म बजाकर, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी आंतरिक प्रॉब्लम हो रहा तो वह क्या करता है, एक अलार्म बजाकर वह पूरे का पूरे सूचना दे देती है। क्लियर है? और साथ ही ट्रांसफार्मर को स्रोत से वियोजित कर देता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। याद रखिएगा, इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि बुखुल-जिरेली का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, बुखुल-जिरेली का प्रयोग ऑयल टैंक लगे हुए ट्रांसफार्मर में करते हैं। याद रखिएगा, इसका जो प्रयोग करते हैं ऑयल टैंक लगे हुए ट्रांसफार्मर में करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, बुखुल-जिरेली गैस दाब पर प्रचलित होता है और ट्रांसफार्मर के अंदर का प्रदोष उत्पन्न होने पर अलार्म द्वारा सूचित करने में भी कार्य करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दी हूँ। बातें करना चाहते हैं इसके बारे में, ऑयल के बारे में। होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे काफ़ी अच्छे से। तो देखिए, इसके बारे में बता रहा हूँ ऑयल के बारे में। ऑब्वियसली आप लोग पढ़े होंगे ऑयल के बारे में। सबसे पहले याद रखिए, इसका बातें करना चाहते हैं फ्लैश पॉइंट का। देखिए, इसमें जो फ्लैश पॉइंट होता है, सबसे पहले इसका फ्लैश पॉइंट का जो वैल्यू होता है वह 140 डिग्री सेल्सियस होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका कार्य आता है, इसका कार्य क्या होता है, तो मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। इसका कार्य होता है इंसुलेशन को कूलिंग करना। इंसुलेशन व कूलिंग करना क्या होता है, इंसुलेशन के साथ साथ ये क्या करता है, ये कूलिंग करता है। इसके साथ साथ इसका रंग पूछता है, तो हमेशा याद रखें इसका जो रंग होता है हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, येलो कलर होता है, हल्का पीला होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ इसका पैरा विद्युतांक यानी इसका जो वैल्यू होता है वह 30 किलो kV पर वाट होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, एक क्वेश्चन से मैं इतना बताने का प्रयास करूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस था ये। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, यदि एक बल्ब यदि 70 CP का औसत प्रदीपन पैदा करता है तो उसके द्वारा कुल कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। देखिए, जब भी आप लोगों को बोलता है कितना फ्लक्स उत्पन्न करेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कुल फ्लक्स का फॉर्मूला अगर निकालना चाहते हैं, होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो कुल फ्लक्स की बातें करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली याद रखिएगा, कुल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले हम लिखते हैं 4 पाई। क्या लिखते हैं? 4 पाई गुना औसत प्रदीपन लिखते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, 4 पाई इंटू औसत प्रदीपन लिखते हैं। अब मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ फोकस कीजिए केवल। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 लीजिए। 4 पाई का वैल्यू ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं 3.14 होता है और औसत प्रदीपन का वैल्यू कितना था, 70 था। और आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिए तो आप लोग बीच में आएगा 880 ल्यूमेन। क्या आएगा? 880 ल्यूमेन। तो राइट आंसर जाएगा तो 880, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से कौन एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे रिचार्जेबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड बातें करना चाहते हैं रिचार्जेबल सेल के बारे में। सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ को मैं बता रहा हूँ आप लोगों के बीच में। तो फ्रेंड सबसे पहले जानिए रिचार्जेबल सेल। तो रिचार्जेबल ड्राई सेल वह सेल होते हैं जिन्हें डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज कर उपयोग में ला जा सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लोग अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल का बैटरी देखते हैं, अगर वह अगर शट डाउन होता है तो उसे आप लोग चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का रिचार्जेबल ड्राई सेल है। तो इसका एग्जांपल आप लोगों का सिंपल में होता है लिथियम आयन होता है, फिर आप लोग का निकल कैडमियम होता है, निकल मेटल हाइड्रोक्साइड होता है। ये सारे जो होते हैं एक प्रकार का रिचार्जेबल ड्राई सेल है। जबकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए, लिथियम आयन रिचार्जेबल होते हैं, निकल कैडमियम भी होता है, निकल मेटल हाइड्रोक्साइड भी होता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अल्कली, देखिए अल्कली जो होता है एक प्रकार का रिचार्जेबल नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 50 हर्ट्ज वाले सिंक्रोनस मोटर 500 RPM पर गति करती है तो रोटर पर सैलिएंट ध्रुव की संख्या क्या होगी। देखिए, आप लोग को यहाँ पे बोला सैलिएंट ध्रुवों की संख्या क्या होगी। सिंपल में मैं आप लोगों को मैं बताया था सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला लिखे, तो NS
फार्मूला होता है 120, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं बाय पी लिखते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग सॉल्व किए। देखिए एन एस का वैल्यू आप लोग के सामने 500 लिख रहा है, मैं 500 लिख दिया हूँ, और यहाँ पे 120 ऑलरेडी आप लोग लिखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं 50 हर्ट्ज लिख रहा है, पी का वैल्यू आप लोग को निकालना था। तो देखिए 5 का टेबल में हम लोग ये निकाल दें, यानी 5 का टेबल में 10 बार में ये आ गया। अब 10 को यहाँ से, यानी कि अगर पी का वैल्यू निकालते तो सिंपल में काफ़ी ईजी से सॉल्व किया तो 12 आ जाएगा। क्या आएगा? 12। तो ऑलमोस्टली सैलिएंट ध्रुव का जो वैल्यू आएगा 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा जो आप लोगों को काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। तो देखिए एक चित्रकला 6 पोल 50 हर्ट्ज से प्रेरण मोटर 5% स्लिप पर गति कर रही है, तो मोटर की गति क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को क्या बोला, सिंक्रोनस स्पीड के अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखिएगा सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, यानी एनएस निकालेंगे। होपफुली आप लोगों को मैं फार्मूला जो लिखा था उसी का यूज करूँगा, यानी 120 को हम लोग क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे। आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर सॉल्व किया तो एन एस का वैल्यू जो आएगा आप लोग के बीच में 1000 RPM आया होगा, 1000 RPM आया होगा। क्लियर है? हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस क्या निकालना है, तो मोटर की गति क्या होगी। होपफुली फ्रेंड देखिए इसमें सिंक्रोनस स्पीड आप लोग के बीच में आ गया, 1000 RPM आ गया। क्लियर है? लेकिन यू हैव टू फाइंड द मोशन ऑफ मोटर, तो हम लोग को मोटर की गति निकालना यानी एनआर निकालना। तो एनआर के लिए ऑलमोस्टली आप लोगों को मैं बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड में से हम लोग 1 - s कर देते हैं, 1 - s करते हैं, 1 - s करते हैं। तो देखिए एन एस का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो यानी कि सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू 1000 आया है, और हम लोग क्या करें 1 - s करेंगे। होपफुली एस का वैल्यू तो देखिए 5% था, तो 5% को पॉइंट मिलाएगा तो आप लोग के सामने क्या आएगा 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5 आएगा। अब अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हो तो 950 आएगा, 950 RPM आएगा। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आप लोग का स्लिप का वैल्यू दिया था, तो 5% था ना, तो 5% को आप लोग लिख सकते हैं। देखिए 5% को अगर तोड़िएगा भी तो आप लोग के सामने क्या आएगा 0.05 आएगा। तो फिर से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है मोटर की गति निकालने के लिए तो इसको बोलते हैं एनआर। एनआर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, एनएस कर दीजिएगा, इसके बाद आप लोग 1 - s कीजिएगा। ये फार्मूला होता है। ऑलमोस्टली आप लोग देखें एनएस का वैल्यू कितना था 1000, तो मैं 1000 कर दिया, फिर 1 - s का वैल्यू 5% था, तो 5% का वैल्यू क्या था 0.05। और आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे तो वही आएगा जो मैं आप लोग के सामने लिखा हूँ, यानी 950 RPM। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए मोस्टली नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक शुद्ध प्रेरक यानी कि इंडक्टर में व्यय होने वाली औसत शक्ति क्या होती है। सबसे पहले याद रखिए, देखिए द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर इज। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ बोल रहे प्योर इंडक्टर के बारे में क्या होगा। सबसे पहले इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फार्मूला के रिगार्डिंग। याद रखिएगा एक शुद्ध प्रेरक इंडक्टर में व्यय होने वाली औसत शक्ति क्या होगी। तो याद रखिए एक शुद्ध प्रेरक में व्यय होने वाली औसत शक्ति शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। तो ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंस है ये, तो इसका याद रखिएगा शून्य होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। वही बातें करना चाहते हैं पावर फैक्टर का, तो फ्रेंड इसका इस पावर फैक्टर भी क्या होता है 0 होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 200 पाई रेडियन प्रति सेकेंड के कोणीय वेग के वेव फॉर्म की अवधि क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप लोग को अवधि बोल रहा है टी निकालने के लिए। होपफुली आप लोग पढ़े होंगे सबसे पहले टी का फॉर्मूला क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर है? और हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/, तो हम लोग इससे क्या लिखते हैं ω/2 कर सकते हैं, ω/2 पाई कर सकते हैं। ऑलमोस्टली आप लोग देखिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले ओमेगा का फॉर्मूला लेते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करें एक माइंड का यूज करते हुए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ये फार्मूला होता है। क्लियर है? और हम लोग क्या करें यहाँ से सेटल करेंगे यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ऑलमोस्टली अगर फ्रीक्वेंसी निकालेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 पाई को डिनोमिनेटर में रखेंगे, ऊपर में क्या जाए ओमेगा, तो ω/2 पाई कर सकते हैं ना। तो जस्ट लाइक से हम इसी का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए टी का फॉर्मूला होता है 1/f होता है। क्या होता है? f होता है। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताया f के लिए लिखने के लिए क्या मैं बताया था ω/2 पाई, तो ω/2 पाई मैं कर दिया हूँ। अब देखिए 2 पाई नोमिनेटर में जाएगा तो मैं 2 पाई ले दिया हूँ। अब इसके बाद ओमेगा ही रहेगा तो ओमेगा लिखेंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 2 पाई है, 2 पाई रहने दिए, और मोस्टली आप लोग ओमेगा का वैल्यू देखिएगा तो लिख रहा है आप लोग का 200 पाई रेडियन, तो 200 पाई में कैंसिल कर देते, पाई पाई कैंसिल, 2 का पारा में 200 कितना बार में आएगा तो 100 टाइम्स आएगा। कितना बार में आएगा 100 टाइम्स, 2 का पारा में 200, हाँ तो 100 टाइम्स आएगा। तो आप लोग देखिएगा तो फ्रेंड्स आप लोग का जो राइट आंसर आएगा 100 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दिया, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कुछ हाँ सॉरी, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा। अस्थाई दिशा में अस्थाई दशा में निम्नलिखित परिपथ में सेल से ली जाने वाली धारा कितनी होती है। देखिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 130/70 आएगा। इस चीज़ को मैं भी स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एसी, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति क्या होगी। सबसे पहले याद रखिए, देखिए एसी सर्किट में यदि वोल्टेज और धारा के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो याद रखिए विद्युत शक्ति शून्य होगी। क्या होगी, ये शून्य होगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि कैसे होगा, तो ऑलमोस्टली आप लोगों को बताया था एक्टिव पावर का वैल्यू, यानी कि पी का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, देखिए लिख देता हूँ, वी आई कॉस फाई होता है। क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है। ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं फेज अंतर बोला था 90 डिग्री, तो हम लोग क्या करें, वी आई। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग वैल्यू निकालेगा तो क्या गया, 0। तो इसलिए आपका इसका पी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर अगर जाएगा तो शून्य का, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, इस फार्मूला से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। अब देखिए वोल्टेज व आई के बीच फेज अंतर 90 डिग्री होता है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिए पी प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को बोलते हैं होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। तो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी को कर दीजिएगा। इसे हम लोग बोलते हैं होल्स बोलते हैं। क्लियर है, वही एन टाइप्स की बातें करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। याद रखिएगा पी प्रकार के अर्धचालक में तृतीय ग्रुप या 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक में तृतीय ग्रुप अर्थात 3 संयोजकता वाले तत्वों की अशुद्धि मिलाकर मिलाया जाता है। बातें करना चाहते हैं कौन कौन होते हैं 3 संयोजकता वाले। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे बल गा इंटर, मेरा ये ट्रिक था, बल गा इंटर, इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है, या फिर बैगन आलू गाजर इन थैला, इस टाइप से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये सारे जो होते हैं 3 संयोजकता वाले तत्व है जिसका उपयोग हम लोग अशुद्धि में कहाँ पे करते हैं, पी में करते हैं। चलिए इसके साथ साथ याद रखिए पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स बहुसंख्यक में, मेजोरिटी में होल्स होता है, वही इलेक्ट्रॉन्स होता है वह माइनॉरिटी में होता है। क्लियर है, अब बातें करना चाहते हैं एन टाइप का। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है वह होता है पेंटावैलेंट। क्या होता है, ये पेंटावैलेंट बोलते हैं, इसे पेंटावैलेंट बोलते हैं। इसमें इम्प्योरिटी जो होता है वह आप लोग का 5 संयोजकता होता है। क्या होता है, 5 संयोजकता होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होता है और होल्स क्या होता है, माइनॉरिटी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह शुरू होता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह होता है वह ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो हमेशा याद रखिए एन प्रकार के चालक में बोलते थे, अभी जस्ट में बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इसके साथ साथ ये 5वें ग्रुप के परमाणु होते हैं। अब 5वें ग्रुप के परमाणु में तत्व कौन आते हैं, देखिए नप अप सब भी, याद कर ले, नप अप सब भी, इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। यानी कि नाना पार्टिकल ईश्वरीय सब बीमार, इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए एन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वह प्रवर्धक जिसमें ट्रांजिस्टर अभिनति और वोल्टता समायोजित किए जाते हैं ताकि संग्राहक धारा अर्ध समय के लिए प्रवाहित होता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप लोग ऑलरेडी आप लोग समझ सकते हैं, ये होगा क्लास बी एम्पलीफायर की वायरिंग के लिए। तो ऑप्शन जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडेंसर 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर 4.4 एम्पियर धारा लेता है तो कंडेंसर की मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कंडेंसर की मान ज्ञात करने के लिए लोग फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए VC का वैल्यू कितना लिख रहा है, तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं 280 वोल्ट लिख रहा है। क्लियर है, इसके साथ IC यानी कि IC का वैल्यू लिख रहा है कितना, 4.4 एम्पियर लिख रहा है। क्लियर है, हम लोग बातें करना चाहते हैं XC का फार्मूला। ऑलमोस्टली XC का फार्मूला होता है, सबसे पहले VC बाय क्या लिखते हैं, IC करते हैं। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए VC का वैल्यू 280 था और IC का वैल्यू लिख रहा 4.4 एम्पियर लिख रहा था। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 63.63 ओम आएगा। क्या आएगा, 63.63 ओम आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऑलमोस्टली आप लोग रिएक्टिव कंडक्टेंस का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो हम लोग इसको लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला 1/2 पाई FC करेंगे, 1/2 पाई FC। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग पुट कीजिए, 1 है 1 के 2 है 2, पाई का वैल्यू ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं 3.14 होता है। अब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 है और C का वैल्यू मैं कितना लेता, 63.63। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो मोस्टली आप लोग राइट आंसर आएगा 50 माइक्रोफैराड आएगा। क्या आएगा, 50 माइक्रोफैराड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
तो 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी सामग्रियों का उपयोग अर्थ प्लेटों के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए करते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड लिख रहा है कौन सी सामग्रियों का प्रयोग प्लेटों के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग भू संपर्क तार में हमेशा नमक का यूज करते हैं, चारकोल का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लियर कीजिएगा। क्या लिखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउन, भूमि प्रतिरोध को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह हो सके। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा भूमि प्रतिरोध को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह जितना संभव हो सके उतना निम्न हो। हमेशा याद चाहेगा कि हमेशा निम्न हो, तो जितना संभव हो सके वह उतना निम्न हो। तो ऑलरेडी आप लोग राइट आंसर, सॉरी निम्न होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। वायरिंग के लिए एक आवश्यक सामग्री है लोहे का रॉड, हथौड़ा, लकड़ी का पेंच या पेचकस। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे वायरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वह लकड़ी का पेंच होता है, यानी गुड स्क्रू होता है, गुड स्क्रू होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। सीआरओ का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्तियों को मापने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जानिए सीआरओ का फुल फॉर्म। तो सीआरओ को मैं कल फुल फॉर्म बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसियोस्कोप। क्लियर है। इसका प्रयोग कितनी आवृत्ति तक, तो हमेशा याद रखिए 1 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी को क्लियर करेगा। यानी कि याद रखिएगा सीआरओ का उपयोग 1 गीगाहर्ट्ज, याद कर लीजिए 1 गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति को मापने के लिए करते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसके साथ साथ याद रखिएगा ऑसिलोस्कोप या सीआरओ जो कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहलाता है। देखिए इसी का नाम हम बता देता हूँ, फिर से ध्यान देखिए सीआरओ का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी आता है। C4 होता है कैथोड, इसको याद कर लिए, C4 होता है फ्रेंड कैथोड होता है, R4 होता है रे यानी कि किरण होता है, O4 होता है ऑसिलोस्कोप होता है। देखिए मैं हिंदी में लिख देता ताकि आप लोग को हमेशा का याद हो जाए, ऑसिलोस्कोप होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह एक प्रकार का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मापा यंत्र है जिसके द्वारा डीसी अथवा एसी विद्युत राशियों की तरंग आकृति को पर्दे पर स्पष्ट देखा जा सकता है और उसका मापन कर सकते हैं। यानी कि किसी का भी आकृति को अगर आप लोग को देखना है, उसके वेव को अगर पर्दे पे देखना है तो हम लोग सीआरओ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसमें फ्रेंड्स याद रखिए इसमें एक सीआरटी होता है जिसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, और कैथोड रे ट्यूब को सीआरओ का हर्ट्ज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है सीआरटी को, देखिए कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं सीआरओ का हर्ट्ज बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है ये। चलिए दाबिक ग्लास लैंप का सामान्यतः अपेक्षित आयु कितनी होती है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा 200 घंटे होते हैं। कितना होता है 200 घंटे। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिख रहा पावर स्टेशन का कार्य क्या है। और होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे अपने घर पास में पावर स्टेशन होगा आप लोग के घर पास में। तो पावर स्टेशन का जो कार्य होता है यह बिजली का उत्पादन करने का होता है। क्या होता है ये, बिजली का उत्पादन करने का रहता है। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए पावर स्टेशन में तो देखिए पावर स्टेशन का कार्य होता है बिजली का उत्पादन करना। जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया था वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया था। यानी कि हमेशा याद रखिए अगर क्वेश्चन आता है कि पावर प्लांट में कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा इसमें जनरेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की सहायता से हाई वोल्टेज कर दिया जाता है, जिसके बाद विद्युत का संचरण होता है। देखिए क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स जनरेटिंग वोल्टेज क्या होता है। देखिए ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। देखिए जनरेटिंग वोल्टेज, तो ये जो वैल्यू होता है वह 11 किलो वोल्ट होता है। 11 किलो वोल्ट के साथ साथ 33 किलो वोल्ट होता है, 33 kV होता है। क्लियर है। वही ट्रांसफार्मर की सहायता से, देखिए ये होता है जनरेटिंग वोल्ट होता है। क्लियर है। लेकिन इसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करते हैं 220 kV यानी कि सबसे अधिक यही होता है। प्रारंभिक उच्च मान इसी को बोलते हैं 220 kV, फिर हम बातें करना चाहते हैं 400 यानी 400 kV, फिर 800 kV में बदल दिया था। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और उत्पादन स्टेशन पर वोल्टेज बढ़ाने के लिए डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर है। और वितरण स्टेशन पर वोल्टेज को कम करने के लिए डेल्टा स्टार का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीसी पोल का प्रयोग किस लाइन में किया जाता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ोगे आरसीसी पोल जिसे बोलते हैं प्रबल सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट खंबे का प्रयोग 11 किलो वोल्ट तक के लाइन में करते हैं, 11 kV। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए डी को क्लियर कर दे, यानी कि 11 kV तक लाइन में करते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कोरोना की एक क्या हानि है। तो देखिए कोरोना की हानि जो होता है वह शक्ति हानि क्या होता है, इसकी हानि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है। याद रखिए कोरोना के कारण विद्युत शक्ति हानियाँ बढ़ जाती है, जिसके कारण संचरण लाइनों की दक्षता घट जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 की ओर इंक्लूड करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब, तो देखिए किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। यानी कि जब ये फ्लक्स के परिवर्तन की दर अगर अधिकतम होती है तो याद रखिएगा उस समय ईएमएफ अधिक उत्पन्न होगा। क्लियर है। और इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो ई बराबर अगर लिखते हैं आप लोग तो सबसे पहले डी फाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डी फाई बाय डी टी इंटू वोल्ट करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप लोग को याद करना पड़ेगा डीसी जनित में उत्पन्न ईएमएफ का जो मान होता है, याद रखें ई का अगर वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? पी फाई एन जेड करना पड़ेगा, पी फाई एन जेड बाय 60 ए करना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था। क्लियर है। चलिए अब देखिए ईएमएफ के लिए फार्मूला क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या होता है? बी एल भी साइन थीटा होता है। इसमें थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब 90 डिग्री होता है तो ईएमएफ मैक्सिमम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मोटर में घुमाव का एक हिस्सा श्रृंखला से जुड़ा होता है और दूसरा भाग आर्मेचर के पास जुड़ा होता है तो इसे किस रूप से जाना जाता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा कंपाउंड मोटर में एक श्रृंखला क्षेत्र कुंडली तथा शंट मोटर दोनों का संयोजन होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जिस मोटर में घुमाव का हिस्सा श्रृंखला से जुड़ा होता है और दूसरा भाग आर्मेचर से जुड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे? तो ऑलमोस्टली फिर कंपाउंड मोटर बोलेंगे। क्लियर है। यानी कि याद रखिए कंपाउंड मोटर में क्या होता है, एक हिस्सा आप लोगों का सीरीज से जुड़ा होता है और दूसरा किससे जुड़ा होता है? आर्मेचर से जुड़ा होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए एक ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को रूपांतरित करता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक ट्रांसफार्मर शक्ति का रूपांतरण करती है। किसका करती है? शक्ति का रूपांतरण करती है। देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ रूपांतरित के बारे में बातें करना चाहते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर जो रूपांतरित करते हैं सबसे पहले याद रखिए ये आप लोग का पावर का करती है। किसका करती है? पावर का। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए और साथ साथ इसमें क्या करता है, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन तथा स्टेप अप करने का कार्य करता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और याद रखिए ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर संचालित होती है, एसी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर का स्टेटर को से बनाया जाता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। तो प्रेरण मोटर का स्टेटर जो बनाया जाता है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ सिलिकॉन स्टील का बनाता है। किसका बनाता है? सिलिकॉन स्टील का। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, याद रखिएगा। तो प्रेरण मोटर का स्टेटर जो बनाते हैं वह सिलिकॉन इस्पात का बनाते हैं। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा इसका एक वैल्यू होता है, यानी कि प्रेरण मोटर का स्थिर भाग को हम लोग स्टेटर बोलते हैं, यानी इसका जो स्थिर जो भाग होता है उसे स्टेटर कहते हैं। क्लियर है। साथ साथ याद रखिएगा इसका जो सिंक्रोनस स्पीड होता है उसके लिए फार्मूला याद रखिएगा 120 F/P होता है, 120 F/P होता है। यह एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ रोटर की गति NS से कम होती है, यानी कि NR जो होता है ना वो लेस होता है कंपेरिजन टू NS का। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये आपको बताइए। व्यक्ति के श्वसन की जांच करनी चाहिए, व्यक्ति की नाड़ी की जांच करनी चाहिए, व्यक्ति को लगी चोट पर जांच करनी चाहिए, या फिर व्यक्ति के रक्तचाप की जांच करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स याद रखें जब कोई व्यक्ति अगर बेहोश होता है तो सबसे पहले व्यक्ति के श्वसन की जांच करनी चाहिए। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। आयरन निकेल सेल में देखिए निकेल आयरन सेल का धनात्मक प्लेट किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ निकेल आयरन सेल का धनात्मक जो सेल होता है वह निकेल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। किसका बना होता है? निकेल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। इस चीज़ को लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस को जाना। और इसके साथ साथ याद रखिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है इसमें, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका EMF का जो वैल्यू होता है वह 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए हथौड़े को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हथौड़े का वर्गीकरण जो होता है फ्रेम के आकार एवं भार के आधार पर किया जाता है, फ्रेम के आकार एवं भार के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो हम लोग चलते क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारे बीच में क्या गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रियो एस्टेट का प्रतीक क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा रियो एस्टेट एक प्रकार का परिवर्तित प्रतिरोध है जो प्रतिरोध के अलग अलग मानों हेतु निकाय में टेप करते हैं। अब देखिए इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं सबसे पहले देखिए इस टाइप से अगर आप लोग लिखते हैं तो ये आप लोगों का क्या है? तो ऑलमोस्टली जानते हैं ये एक प्रकार का ये प्रतिरोध है। क्लियर है। लेकिन रियो प्रतिरोध अगर बोलेंगे ना तो हम लोग इस टाइप से इसमें कर देंगे, या फिर ये भी अगर नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर ए में जो आप लोग लिख रहा है ये आप लोग हो जाए। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग बोलेंगे रियो एस्टेट प्रतीक बोलेंगे। क्लियर है। बात ही करना चाहते देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग
ये जो आप लोगों को लिख रहा तो इसे बोलते हैं स्विच बोलते हैं, या फिर कुंजी भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच या फिर कुंजी बोलते हैं। वही आप लोग ये जो चित्र देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं लैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंप बोलते हैं। और ये आप लोग जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं फ्यूज़ देखते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खुले परिपथ में ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए, कोई भी खुला परिपथ है, देखिए आप लोग को मान लीजिए कि मैं खुला ये परिपथ बनाया हूँ, तो देखिए इस टाइप में आप लोग देख सकते हैं पूरा खुला हुआ है। चलिए यहाँ से हटा दिया हूँ। देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, देखिए मैं इसको हटा दिया हूँ। तो ये एक प्रकार क्या है? खुला परिपथ है। तो हमेशा याद रखिएगा खुला देखिए हम लोग ऑलमोस्टली जानते हैं वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। अब बताइए इसमें क्या करंट जा रहा था? नहीं जा रहा था। तो करंट तो जीरो रहेगा ना, तो करंट जब जीरो रहेगा तो आर क्या होगा? तो देखिए आर का वैल्यू इसको जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो ऑलमोस्टली आर क्या होगा? देखिए सबसे पहले भी, तो भी क्या होगा? ये आप लोग का इन्फिनाट हो जाएगा, तो आर भी क्या होगा? देखिए भी आप लोग का इन्फिनाट हो गया, तो आर भी क्या होगा? ऑलमोस्टली ये क्या होगा? इन्फिनाट होगा। तो याद रखिए एक खुला परिपथ में प्रतिरोध के साथ साथ विद्युत विभव भी क्या होगा? इन्फिनाट होगा। देखिए फिर से याद रखिए, देखिए भी बराबर क्या होता है? ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे आई आर होता है। ठीक है, अब देखिए हमेशा याद रखिए खुला परिपथ में करंट क्या होता है? तो ऑलमोस्टली जीरो रहता है। करंट का तो बहाव नहीं होता है, तो जीरो कर दिए। अब नीचे क्या था? आर था। तो आर को अगर आप लोग जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो मोस्टली आप लोग का जो वैल्यू आएगा यानी आर का जो आएगा वह इन्फिनाट आएगा। अब आर इन्फिनाट आए तो आप लोग को वी भी क्या होगा? इन्फिनाट आएगा, और यानी आर के साथ साथ वी भी आप लोग को क्या होगा? इन्फिनाट आएगा। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है? जब परिचय के दो टर्मिनल के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता तो उसे बोलते हैं खुला टर्मिनल भी बोलते हैं। चलिए अब वही फ्रेंड्स बातें करना चाहते हैं शॉर्ट सर्किट का। तो शॉर्ट सर्किट देखिए जब परिचय में यानी कि जब परिपथ में दो टर्मिनल एक कम प्रतिरोध वाले तार के साथ सीधे जुड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब शॉर्ट सर्किट अगर होता है ना तो उसमें प्रतिरोध का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? ये जीरो होता है। वही आई एस सी यानी कि इसमें याद रखिएगा ना, करंट का जो वैल्यू होता है वह इन्फिनाट तक बढ़ जाती है। वही यानी कि वोल्टेज जो होता है वह जीरो होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा दोनों के लिए। क्लियर है? ये आप लोग का शॉर्ट सर्किट का रूप था। और वही अगर ओपन है तो आर क्या होगा? इन्फिनाट होगा। उसमें भी क्या होगा? इन्फिनाट होगा। करंट क्या होगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं मैं बता रहा हूँ करंट जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले देखिए तापमान, तो ये तांबा क्या है? तो एक प्रकार के कंडक्टर है। तो हम लोग आप लोगों को मैं बताता PTR याद करिए, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस। यानी कि देखिए पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ेगा। तो ये किस में होता है? तो ये आप लोगों का कॉपर में होगा। तो राइट आंसर याद रखिए, ये बढ़ेगा। क्या होता है? ये बढ़ेगा। तो जितने भी आप लोगों का मेटल होता है, तो फ्रेंड PTM याद कर लें, देखिए PTM इस तरफ से, यानी कि पॉजिटिव थर्मिनल मेटल। तो अगर आप लोग किसी भी अगर किसी भी तत्व में या फिर आप लोग चालक में अगर तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो क्या होगा? PTM कहलाता है। क्या कहलाता है? PTM। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद ही आप लोग यूज करते हैं किसका? तो चांदी के बाद यूज करते हैं कॉपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायर के सिरे पर टीलिंग का क्या कार्य होता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था टीलिंग का अर्थ होता है वायर के सिरों के ऊपर शोल्डर की पतली कोटिंग लगाना। तो वायर के यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जाएगी है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी भी समांतर सर्किट में समांतर प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा समांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान सबसे कम मान से भी कम हो जाएगा। यदि क्या क्वेश्चन लिखा है देखिए, यदि किसी समांतर सर्किट से समांतर प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो हमेशा याद रखिए बहुत ही कम हो जाएगा। क्या होगा? ये एक को हटाना है, आप लोग को क्या करना है? एक को हटाना है। तो एक को अगर हम लोग हटाएंगे तो देखिए कुल सर्किट में से एक सर्किट को हटाएंगे तो ऑलमोस्टली इसमें अगर देखें एक तो एक बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा समांतर परिपथ में समांतर प्रतिरोधकों में से एक परिपथ को हटा देने पर कुल प्रतिरोध का क्या होगा? मान बढ़ जाएगा। क्लियर है? अर्थात प्रतिरोध का मान पहले की तरह तुलना में बढ़ जाएगा। ये होता है कंडीशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि दो कुंडलियों के बीच परस्पर प्रेरक यानी कि प्रेरक तो लिख रहा 5 हेनरी है, और यदि एक कुंडली में धारा 2 एम्पीयर पर सेकेंड की दर से बदलती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? यानी EMF निकालना। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए M, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं M का वैल्यू लिख रहा 5 हेनरी, तो मैं 5 हेनरी लिख दिया हूँ। अब देखिए चेंज कर रहा है यानी कि धारा चेंज कर रहा है, तो DI/dt करेंगे।
तो डी आई/dt का वैल्यू लिख रहा 2 एम्पियर प्रति सेकंड, 2 एम्पियर प्रति सेकंड लिख रहा। तो हमें क्या निकालना, EMF निकालना, क्या निकालना है, EMF निकालना है। और मोस्टली EMF का फॉर्मूला तो M इंटू DI क्या लिखते हैं, DT, DI/dt। तो हम लोग देखिए M का वैल्यू क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, DI/dt लिख रहा है 2। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वोल्ट आएगा, क्या आएगा, 10 वोल्ट। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के अल्टरनेटिंग करंट को एक कैपेसिटर 20 ओम प्रतिघात प्रदान करती है। यदि आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो प्रतिघात क्या होगा। देखिए इसमें आप लोगों को सबसे पहले आप लोग देखिए क्या क्या दिया है, और मोस्टली आप लोग देखिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी देखिएगा तो क्या लिख रहा है 50 हर्ट्ज, तो मैं 50 हर्ट्ज लिख दिया हूँ, क्लियर है। उसके बाद देखिए आप लोग के कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए रिएक्टिव कैपेसिटर पहला का पूरा आप लोग को 20 ओम लिख रहा है, तो मैं 20 ओम लिख दिया हूँ, क्लियर है। उसके साथ फ्रीक्वेंसी लिख रहा है F2 का, तो F2 का लिख रहा है आप लोग का हर्ट्ज 100 हर्ट्ज लिख रहा है। हमें क्या निकालना है, XC2, तो इसके लिए भी आप लोग देखिएगा, तो इसमें आप लोग का तो नहीं दे रहा ना, तो हम लोग चले इसको निकालते हैं। तो सिंपल में आप लोग बना लीजिएगा, तो देखिए ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं, देखिए रिएक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो 1/2 पाई FC होता है, 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू कंडक्टेंस होता है। तो देखिए कैपेसिटेंस होता है, तो यहाँ से निकालिए X, यानी कि रिएक्टिव कैपेसिटेंस जो होगा इन आप लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/f का होगा, क्लियर है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ से सिचुएशन को तय कीजिएगा, तो देखिए XC2 बाय XC1 इक्वल टू कीजिए तो F1 बाय क्या होगा, F2 होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब और मोस्टली आप लोग देखिएगा XC2 यानी कि रिएक्टिव कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आएगा 20 करेंगे, फिर क्या करेंगे 50 था, तो 50 बाय क्या करेंगे 100। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग को जो राइट आंसर आएगा 10 ओम आएगा, क्या आएगा 10 ओम। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, यानी 10 ओम इज द राइट आंसर। चलिए अब 43 क्वेश्चन हो गया, हम लोग 44 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय ओम जो कि प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओम जो कि प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा इसको एक नियम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का 106.3 सेंटीमीटर लंबे तार का छड़ का हिमांक बिंदु पर प्रतिरोध जिसका द्रव्यमान 14.452 ग्राम हो उसे अंतर्राष्ट्रीय ओम कहते हैं। ये काफ़ी टफ था, तो इसके लिए हमेशा यूज करते हैं पारे का स्तंभ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पारे का स्तंभ का हम लोग यूज करते हैं, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं ओम के बारे में। सबसे पहले देखिए एक ओम, तो एक ओम जो होता है 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम की मान, अगर क्वेश्चन आता है एक अंतर्राष्ट्रीय ओम की मान क्या होता है, जो कि आप लोग भी क्वेश्चन में पूछ रहा, तो फ्रेंड्स याद रखिए एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान जो होता है 1.000 यानी 00049 एब्सोल्यूट ओम होता है। ये काफ़ी नया क्वेश्चन था ये, तो एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान होता है 1.00049 होता है, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या लिख रहा। सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है। तो हमेशा याद रखना यूनिवर्सल मोटर जो आप लोग का घर में देखते होंगे मिक्सर में, ग्राइंडर में, ड्रिल तथा सिलाई मशीन में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं हम लोग सार्वभौमिक मोटर का, तो हमेशा याद रखना यह मोटर AC व DC दोनों पर लगभग समान गति से कार्य करती है, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ रनिंग मोटर डेल्टा में प्रदान करने के लिए जुड़ा होता है। तो हमेशा याद रखिए रनिंग मोटर डेल्टा में उच्च टॉर्क प्रदान करने के लिए जुड़ा होता है। क्या चाहिए था ये, उच्च टॉर्क। तो ऑप्शन नंबर जाइए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा, क्लियर है। याद रखिएगा डेल्टा में टॉर्क बटा स्टार में टॉर्क जो होता है उसका वैल्यू 3 होता है। क्या होता है ये, 3 होता है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर होता है तो। देखिए याद रखिए आप लोग के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ। सबसे पहले फिर याद रखिए डेल्टा में टॉर्क। देखिए डेल्टा में अगर टॉर्क निकालते हैं ना तो डेल्टा में टॉर्क बट्टा या फिर स्टार में टॉर्क, ये दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं स्टार में टॉर्क, तो ये दोनों का जो रेशियो होता है वह 3 होता है। क्या होता है, 3। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर का इनपुट की तुलना में निम्न आउटपुट वोल्टेज होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कंपैरिजन जब करेगा ना तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट विभव इनपुट की तुलना में निम्न होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो स्टेप डाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, तो हमेशा याद रखिए इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, समान होती है, जबकि यह धारा को उच्च करता है, यानी निम्न धारा को क्या करता है, यानी लो वोल्टेज को, देखिए लो वोल्टेज को ये क्या करता है, हाई वोल्टेज में बदल देता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो वैल्यू होता है वह 1 से कम होता है। क्या होता है फ्रेंड, 1 से कम होता है। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। और इस डाउन की बात करें, ठीक है, और इसमें अगर रेशियो बात करना चाहते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें जो आप लोग का होता है प्राइमरी का अधिक मान होता है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा किसी भी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अगर अचानक शून्य हो जाती है तो वो क्या होगा, आर्मेचर जल जाएगा। क्या होगा, मोटर का आर्मेचर क्या होगा, जल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, मोटर का आर्मेचर क्या होगा, जल जाएगा। डिस्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तक प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है। हमेशा याद रखिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या चुंबकीय उदासी नच यानी एमएनए को पार करने में आर्मेचर कुंडी में धारा का व्युत्क्रमण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग के बीच में ये रहा, एक उच्च दाब मरकरी पेपर लैम्प की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है। तो इसे आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसका जो वैल्यू होता है 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटरों में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयोग की जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें हम लोग जो यूज करते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है। तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, एसी परिपथ में धारा की दिशा हमेशा बदलती रहती है और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो याद रखिए इसमें हमेशा धारा की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, तो पल पल से बदलती रहती है। तो राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। और इसकी अगर बोलते फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ऑलरेडी जानते हो 50 हर्ट्ज होता है, क्लियर है। और एसी स्रोत के वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से बढ़ाया एवं घटाया जा सकता है। लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज से प्रेरण मोटर की स्लिप 0.5 है तो रोटर प्रेरित वोल्टता आवृत्ति का मान क्या होगा। देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को फार्मूला बताना चाहता हूँ। सबसे पहले पी का वैल्यू देखिए, पी का वैल्यू 4 है और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखिए तो 50 हर्ट्ज है। क्या ये 50 हर्ट्ज है। तो हम लोग को एस का, तो ऑलमोस्टली आप लोग देखिए स्लिप का वैल्यू क्या लिखा है, 0.5 है, क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, एफ आर निकालना, क्या निकालना, एफ आर निकालना। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एफ आर का जो फार्मूला होता है वह एस इंटू एफ कीजिएगा, एस इंटू एफ कीजिएगा। तो एस का वैल्यू क्या होता है 0.5 दिया और एफ का वैल्यू देखिए 50 था। ये आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आएगा। क्या आएगा, 25 हर्ट्स आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो 25 हर्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है जब। तो हमेशा याद रखिएगा डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग होती है जब वाइंडिंग पिच पोल के तुल्य हो, जब वाइंडिंग पिच पोल के तुल्य हो, यानी कि देखा जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और जब वाइंडिंग पिच पोल पिच से कम होता है तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जब वाइंडिंग पिच पोल से कम होता है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं, और जब दोनों इक्वल होता है तो फ्रेंड्स उसे लोग बोलते हैं पूर्ण पिच। इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि देखिए पोल पिच मैं लिख देता हूँ, देखिए अगर पोल पिच अगर अधिक है, पोल पिच अधिक है, देखिए जब वाइंडिंग पिच पोल पिच से कम है तो मान लीजिए कि यहाँ पे वाइंडिंग पिच है, देखिए ये वाइंडिंग है, क्लियर, यानी ये कम है तो ज़्यादा कौन है, तो पोल पिच अधिक है, तो इससे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग, क्लियर। ये क्वेश्चन पूछता है और वही बातें करना चाहता है। यदि वाइंडिंग पिच पोल पिच से अधिक है तो वह फुल कहलाता है। क्या कहलाता है, वो फुल कहलाता है। यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए और याद रखिएगा फुल पिच वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग पिच का जो पोल होता है वह 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ध्रुव के सूच के लिए पसंदीदा सामग्री क्या होता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड इसमें हमेशा जो होता है वह शुद्ध लोहा होता है। क्या होता है, ये शुद्ध लोहा, जिसे लोग बोलते हैं प्योर आयरन। क्या बोलते हैं, प्योर आयरन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हमेशा याद रखिए चुंबक की इकाई जो होता है हेनरी पर मीटर होता है। क्या होता है, हेनरी पर मीटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। तो चुंबकशीलता की इकाई हेनरी पर मीटर होता है। और वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो उसका होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग टेस्ला भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो बातें करना चाहते हैं चुंबकीयशीलता का। सबसे पहले याद रखें चुंबकीयशीलता होता क्या है। तो किसी पदार्थ का बहुगुण जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदत्त सहायता की मात्रा को चुंबकीयशीलता कहते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिए इसे म्यू से सूचित करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है याद रखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है हेनरी पर मीटर। ये याद रखिए हेनरी पर मीटर होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ इसका फार्मूला भी होता है, ऑलमोस्ट लोग पढ़े होंगे। तो म्यू का जो फार्मूला होता है B/H होता है। क्या होता है, B/H होता है। आप लोग यहाँ से B का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, μ/H लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बातें करना चाहते हैं बी का। तो बी को फ्रेंड बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं, जिसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। IC वेबर पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। सेल का समांतर समूह निम्नलिखित में से के लिए होता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सेल का समांतर समूह जो होता है ना, विद्युत धारा के अधिक मान के लिए करते हैं, तो करंट की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सेल का समांतर क्रम समूहन जो करते हैं करंट की क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं, करंट की क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखना, अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि विद्युत धारा अगर अधिक प्राप्त करना है तो सेलों को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और वोल्टेज की क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए दो चीज़ आता है। सबसे पहले मान लीजिए कि आप लोगों को करंट यानी कि विद्युत धारा बढ़ाना, देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को विद्युत धारा बढ़ानी है, मैं इससे पहले वीडियो में बता दिया था, अगर आप लोगों को विद्युत धारा बढ़ाना ना तो सेलों को किस में बदलिएगा, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। किस क्रम में, समांतर क्रम में। वही अगर आप लोग को इसमें वोल्टेज बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, वोल्टेज, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ याद रखिएगा, सेलों के संयोजन को हम लोग बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब बैटरी का इसका जो यूनिट होता है वाट एम्पियर आवर होता है। क्या होता है, एम्पियर आवर होता है। यदि स्टार संयुक्त 3 फेज परिपथ का फेज करंट 100 एम्पियर हो तो लाइन करंट क्या होगा। देखिए इसके लिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले स्टार संयुक्त के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो स्टार के बारे में बताना चाहता हूँ, इसमें लाइन करंट और फेज करंट दोनों आपस में इक्वल होता है। पहला कंसेप्ट ये होता है। क्लियर है। तो देखिए एक स्टार बोरा एक, देखिए तो बोरा एक स्टार संयुक्त 3 फेज परिपथ में फेज करंट 100 एम्पियर है, तो लाइन करंट क्या होगा, तो फेज करंट फ्रेंड्स आप लोगों को 100 लिख रहा, तो ये भी क्या होगा, ऑलरेडी 100 ही होगा ना, तो राइट आंसर होगा 100 एम्पियर। क्या होगा ये, 100 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। याद रखिएगा, स्टार कनेक्शन में लाइन एवं फेज दोनों श्रेणी में जुड़े होते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछेगा स्टार कनेक्शन में लाइन एवं फेज जो होते हैं किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो श्रेणी में जुड़े होते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए इसमें लाइन वोल्टेज अगर निकालते हैं तो ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है √3 टाइम्स ऑफ होता है फेज वोल्टेज का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद कीजिए, देखिए फेज वोल्टेज यानी फेज वोल्टेज अगर निकालते हैं तो देखिए VL का आप लोग का ये √3 टाइम्स होता है। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस था क्वेश्चन। देखिए एक और नया फार्मूला आता है। देखिए यानी कि लाइन वोल्टेज निकालते हैं ना, तो आप लोग ये पूरा का फॉर्मूला लेते हैं, √3 लिखते हैं, यहाँ पे वोल्टेज VPH लिखते हैं। और उसी प्रकार अगर आप लोग VPH लिखते हैं यानी फेज वोल्टेज लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं VL/√3। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक स्टार सर्किट से जुड़े फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है तो इसके लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, एक स्टार सर्किट से जुड़े फेज वोल्टेज का मान, यानी कि देखिए VPH यानी कि VPH का वैल्यू आप लोग का लिखा है 240 वोल्ट है, तो आप लोग को लाइन वोल्टेज निकालना है, VL निकालना। ऑलरेडी मैं अभी जस्ट बताया था, लाइन वोल्टेज होता है इसका क्या होता है, √3 टाइम्स होता है किसका, फेज वोल्टेज का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए √3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे गुना करिएगा, तो आप लोग का जो आंसर आएगा 415 आएगा, यानी 415 वोल्ट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और मुख्य वाइंडिंग के बीच का स्लॉट कोण कितना होता है। देखिए इसके भी जो स्लॉट कोण का जो वैल्यू होता है वह 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, वह 90 डिग्री होता है। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिघातक जिसका प्रेरणीय प्रतिघात 4 ओम है, एक 120 वोल्ट AC जनरेटर के टर्मिनल से संयोजित है, तो प्रतिघातक से संबंधित शक्ति की गणना करना। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ V का वैल्यू देखिए, ऑलमोस्टली V का वैल्यू देखिएगा तो 120 वोल्ट लिख रहा। अब X का वैल्यू, तो X का वैल्यू देखिएगा तो 4 वाट लिख रहा। क्या लिख रहा है, 4 वाट। तो हम लोग P निकालेंगे, तो P का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, V²/X लिखेंगे। अब देखिए V का वैल्यू कितना लिख रहा है, 120, तो हम लोग 120 को 120 से गुना कर देंगे /X, तो X का वैल्यू 4 लिख रहा था। तो अगर आप लोग सॉल्व किए तो 3600 आएगा। कितना आएगा, 3600 VAR। अब वही 3600 VAR को अगर लिखिएगा तो 3.6 किलो वोल्ट एम्पियर आएगा। क्लियर, 3.6 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस आएगा, ये होता फुल फॉर्म। क्लियर है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। UJT का उपयोग किस रूप में किया था। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले UJT को बोलते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका प्रयोग करते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में करते हैं, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में हम लोग करते हैं। तो राइट आंसर किया, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वोल्टेज का समीकरण V बराबर 300 साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी टी है, तो वोल्टेज का आरएमएस मान क्या होगा। देखिए आरएमएस मान जब भी निकालने बोलता है तो ऑलमोस्टली हम लोग देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू देखिएगा तो 300 वोल्टेज दिख रहा है, 300 वोल्ट लिख रहा। हम लोग को आरएमएस निकालना, यानी आरएमएस का फॉर्मूला होता है आप लोग का जो मैक्सिमम वोल्टेज है उससे हम लोग क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका वैल्यू दिया था 300, तो 300 को हम लोग √2 से 1/√2 से गुना करेंगे या फिर √2 से डिवाइड कीजिएगा, तो 300/√2, तो ये आप लोग का आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दे, यानी कि 300/√2 वोल्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस मापदंड का विचार नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, वोल्टेज ग्रेटिंग, चालक की सामग्री, भूसंपर्क बिंदु या कोरों की संख्या। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा भूसंपर्क बिंदु का, यानी कि राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, एक 50 किलो वोल्ट एम्पियर के ट्रांसफार्मर की क्रोध हानि 500 वाट और पूर्ण भार पर ताप हानि 900 वाट है, तो वह भार जिस पर दक्षता अधिकतम होगा। सबसे पहले अधिकतम के लिए बातें कर रहा, तो हमेशा याद रखिए, देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग देखिए पी यानी कि पी का वैल्यू देखिएगा, ट्रांसफार्मर के लिए क्या लिख रहा है 500 वाट लिख रहा है, तो हम लोग ले दिए 500 वाट ऑलरेडी देखे होंगे। फिर हम लोग को देख रहे हैं लॉस के लिए कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस का वैल्यू देखिए तो 900 वाट लिख रहा था, हम लोग 900 वाट ले दिए। क्लियर है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं अधिकतम दक्षता के लिए भार। तो फ्रेंड्स याद रखिए अधिकतम दक्षता के लिए जो भार का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं पूर्ण भार। क्या लिखते हैं, पूर्ण भार। देखिए आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा, पूर्ण भार इनटू लौ हानि, यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड लौ हानि बट्टा ताम्र हानि, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्लियर है, अब देखिए पूर्ण भार का वैल्यू कितना था 50 था, इनटू लौ हानि का वैल्यू आप लोगों के सामने देखिए तो 500 था। क्या था 500 था, बाई क्या करेंगे 900, और मोस्टली अगर इसको सॉल्व करते तो आप लोग का आंसर आएगा 37.75 kV आएगा, तो 37.75 kV इज द राइट आंसर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वाट की आंतरिक प्रतिरोध वाले 3 1.5 वोल्ट सेलों का श्रृंखला में संबंध किया गया है, तो 15 वाट लोड को इस बैटरी से जोड़ा गया है, तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हो गया, हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा 10 वाट की आंतरिक प्रतिरोध वाले 3 1.4 वोल्ट सेलों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, 1.4 वोल्ट वाले को श्रृंखला में जोड़े 3 को, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी कितना आएगा 4.5 वोल्ट आ गया। क्लियर है, हम लोग को कुल वोल्ट हम लोग कुल निकालना क्या प्रतिरोध, तो ऑलमोस्टली देखिए 10 10 10 कर देंगे, 10 10 10 कर देंगे। यहाँ पे कितना था 15 था, तो ऑलमोस्टली जोड़िएगा तो कितना आएगा 45 ओम आएगा। हम लोग को आई निकालना था, तो ऑलरेडी आई बराबर क्या होता है V/R होता है, तो V का वैल्यू मैं कितना लाया था टोटल 45 लाया था, और R का वैल्यू देखेंगे तो 4.5 लाए थे आप लोग, तो इसका वैल्यू आएगा 0.1 यानी कि 0.1 एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आ गया क्वेश्चन उसी वाला, देखिए 40 वाट और 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट से जुड़े हुए हैं, तो कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा। हमेशा याद रखिएगा इसमें जो सबसे कम वाट वाला होता है वही सबसे ज़्यादा चमकता है, तो 40 वाट वाला हो जाएगा ना, हाँ 40 वाट, यानी कि 40 वाट वाला, यानी 40 वाट वाला बल्ब सबसे अधिक चमकेगा। क्लियर है, क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध, देखिए ये मैं लिख देता हूँ, याद रखिए एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, याद रखिए फ्रेंड्स श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध यानी जिसका प्रतिरोध अधिक होता है वह ज़्यादा चमकेगा, यानी वो ज़्यादा चमकेगा, लिखिए मैं लिख दे रहा हूँ। क्लियर है, उसके साथ साथ अगर वही समांतर क्रम की बातें करना चाहते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोध उच्च होने पर यानी रेजिस्टेंस उच्च होने पर वह कम चमकता है, यानी कि शाइनिंग कम होता है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगर वही बातें करना चाहते हैं समांतर क्रम में रहते तो सबसे अधिक चमकता कौन, तो ऑलमोस्टली आप लोग बोलते हैं क्या सबसे अधिक कौन चमकता, तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग लिखते हैं, फिर से सुनिएगा, श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध उच्च होता है वह ज़्यादा चमकता है, तो जिसका उच्च हो वो ज़्यादा चमकेगा, यानी श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध उच्च होता है वह ज़्यादा चमकता है, और वही समांतर क्रम में जिसका प्रतिरोध उच्च है वो क्या होता है कम चमकेगा, ये होता है तरीका। तो देखिए आप लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि आप यहाँ पे 40 वाट है 60 वाट, यहाँ से तो रिलेशन नहीं है,
मोस्टली आप लोग जानते थे कि पी का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। इसके रिगार्डिंग में आप लोग को बताया था, आर के वैल्यू निकालिएगा तो आप लोग के सामने वी स्क्वायर बाय क्या आएगा, पी आएगा। क्लियर है, इसके रिगार्डिंग में आप लोग को बता रहा था। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले क्या बताया था, देखिए आर का वैल्यू क्या लिखा है, तो वी स्क्वायर बाय पी। देखिए वी का वैल्यू ऑलमोस्टली लिखा है 220, तो मैं 220 को डबल टाइम्स लिख दिया हूँ। क्लियर है, अब पी मान लीजिए कि 40 पार्ट को लिखता है, तो यहाँ 40 से गुना कीजिएगा, तो ऑलमोस्टली अगर इसको कीजिएगा 2 यहाँ पे 11, फिर 2 का पारा में ये कितना बन जाएगा, 11 11 जीरो। अब आप लोग गुना कीजिएगा तो 121 जीरो आ गया। क्लियर है, ये आप लोग का आ गया। उसी प्रकार अगला नेक्स्ट को करते हैं। देखिए इसमें वी स्क्वायर था तो हम लोग 220 कर देंगे, फिर क्या करेंगे 220 कर देंगे, फिर आर का वैल्यू कितना था 60 था। वो आप लोग सॉल्व के 0 0 कैंसिल, ये 11 बार में आ गया, ये 3 बार में। तो देखिए ये आप लोग का थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, तो ये आप लोग का राइट आंसर हो गया। क्लियर है, याद रखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध में जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है उस वह अधिक चमकता है। पंखे में कैपेसिटर का क्या क्या प्रयोजन होता है, और मोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए पंखे में कैपेसिटर का जो प्रयोजन होता है वह फेज शिफ्ट देना। क्या होता है, फेज शिफ्ट देना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लियर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। किसी प्रतिवर्तक धारा परिपथ का आर यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखा 40 ओम, और इंडक्टेंस का वैल्यू दे रहा 60 ओम, और इंडक्टिव कैपेसिटेंस बराबर 60 ओम है। तो यह सभी श्रेणी में है, तो प्रतिबाधा क्या होगा, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, यानी प्रतिबाधा निकालना, यानी इंपेडेंस निकालना। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स हम लोग इंपेडेंस का फॉर्मूला जानते हैं, तो जेड का जो फॉर्मूला होता है लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखते हैं आर का स्क्वायर, क्या लिखते हैं आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल, यानी कि एक्सएल माइनस एक्ससी का दोनों को डिफरेंस का स्क्वायर कर देते हैं, ऑलमोस्टली आर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आर, तो आर का वैल्यू देखिएगा रेजिस्टेंस का, तो ऑलमोस्टली 40 दिया, तो हम लोग 40 का स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए तो यहाँ पे एक्सएल का वैल्यू लिख रहा है 90, तो 90 में से हम लोग क्या करेंगे 60 को माइनस करके यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इससे अगर आप लोग सॉल्व कर दे तो वैल्यू आप लोग के बीच में आएगा 2500। क्या आएगा 2500। अब 2500 को हम लोग क्या बोलते हैं 50 ओम बोलते हैं, तो राइट आंसर आएगा 50 ओम। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दें, यानी कि 50 ओम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 वाट आर्मेचर प्रतिरोध और एक बैक ईएमएफ 180 वोल्ट वाली 220 वोल्ट डीसी मोटर द्वारा खींचा गया करंट क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले आप लोग को देखिए आर ए निकालना पड़ेगा, तो आप लोग देखिएगा आर ए का वैल्यू क्या दिया, ऑलमोस्टली 0.5 दे रहा है, यानी कि आर्मेचर प्रतिरोध कितना लिख रहा है 0.5 ओम लिख रहा है। उसके बाद देखिए ईबी यानी कि बैक ईएमएफ, तो बैक ईएमएफ का वैल्यू लिख रहा है 180 वोल्ट, और इसके साथ साथ वोल्टेज का वैल्यू देखिएगा तो 220 वोल्ट लिख रहा है। क्लियर है, और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, देखिए हम लोग जानते हैं वी का फार्मूला, तो ऑलमोस्टली मैं वी का फार्मूला बताया था। सबसे पहले लिखते हैं ईबी, क्या लिखते हैं ईबी प्लस आई ए इंटू आर ए लिखते हैं, ईबी प्लस आई ए इंटू आर ए लिखते हैं। क्लियर है, अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग को निकालना है, देखिए आर्मेचर करंट का, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग फार्मूला निकालें तो वी माइनस ई बी करें, वी माइनस ई बी बाई क्या करेंगे आर ए। अब इस फार्मूला पर आप लोग पुट कीजिए, देखिए वी का वैल्यू तो मोस्टली आप लोग देखे होंगे वी का वैल्यू आप लोग का 220 है, मैं 220 ले दिया हूँ। ईबी तो ईबी का वैल्यू 180 था, तो 180 कर दिया। और आर ए, तो आर ए का वैल्यू क्या था 0.5 था, 0.5 कर दिए। इसको सॉल्व किया तो आप लोग के सामने 80 एम्पियर आएगा। क्या आएगा 80 एम्पियर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो 80 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तारों का प्रतिरोध जब उन्हें श्रेणी में जोड़ा जाता है तो वह 25 ओम होता है, और जब उन्हें समांतर में जोड़ा जाता है तो वह 6 ओम होता है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। सिंपल वे देखिए, इसको मैं ट्रिक बताता हूँ। दो तार प्रतिरोध मान लीजिए RS के लिए, यानी सीरीज के लिए, तो सीरीज में बोला दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं लिख रहा है ये 25 ओम लिख रहा ना। हाँ चलिए 25 ओम लिख दिए हैं। वही आप लोग को बोला अगर इसे पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी आरपी में अगर जोड़ते हैं, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 अगर करते हैं ना, तो इसमें आप लोग का जो वैल्यू लिख रहा वो आप लोग को लिख रहा 1/6 ओम लाना है। क्लियर है, तो देखिए जब इस टाइप्स का क्वेश्चन था आप लोग ऑप्शन विधि का यूज कीजिएगा। सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिया ऐसा संख्या लिखिएगा जिसको दोनों को जोड़ने पर सबसे पहले 25 आना चाहिए। देखिए 17 8 को जोड़िए 25 आ जाएगा, लेकिन आप लोग को फिर क्या करना, ये आप लोग समांतर यानी कि श्रेणी क्रम में सही हो गया। क्लियर है, लेकिन हम लोग को पैरेलल में देखना है कि 6 ओम आता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 8 करेंगे और दोनों को सम करेंगे। तो क्या ये आपका 8 6 आएगा, नहीं आएगा, तो पहला कैंसिल हो गया। उसी पे का सेकंड, देखिए 12 को 13 से जोड़ेंगे 25 आ गया, लेकिन हम लोग को 6 भी तो लाना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 × 13 करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए ये भी आप लोग का 6 नहीं आएगा, तो कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट 20 + 5, तो ये आप लोग का 25 आ गया, लेकिन फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 × 5 करेंगे, फिर 20 और 5 25, तो ऑलमोस्टली देखिएगा 5 का पाला में ये
नहीं आया, 4 आ रहा था, ये भी कैंसिल। अब लास्ट बच गया, तो लास्ट एकदम हो जाना चाहिए। देखिए 20 अब 5 तो 25 हो गया, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, 15 इंटू 10 करेंगे, फिर दोनों को सम करेंगे। तो 15 10 25, आप कैंसिल कीजिए। 5 का पालन 25 5 बार में आता है, 5 का पालन 10 2 बार में आता है, 5 का पालन में 15 3 बार में आता है, 3 को 2 से गुना किए 6 आ गया। तो देखिए 6 भी आ गया और दोनों को जोड़ने पर 25 भी आ गया। तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो आप लोग का वैल्यू लिख रहा 15 ओम, ये आप लोग का वैल्यू लिख रहा था आप लोग का श्रेणी क्रम के लिए था, क्लियर है। और वही ये 500 क्रम के लिए 10 ओम था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच ये रहा, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज लगातार आधा और प्रतिरोध का दुगुना कर दिया जाता है तो करंट क्या हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग को बनाना पड़ेगा। देखिए इसका, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा, तो देखिए वोल्टेज को हम लोग क्या करें, देखिए V1, तो V1 को हम लोग घटा के क्या करें, हाफ कर दें, हाफ भी कर दिए। और रेजिस्टेंस यानी R1 को क्या करें, 2R कर रहे हैं, तो पूरा करंट क्या हो जाएगा। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स I बराबर आप लोग जानते हैं, I बराबर क्या होता है, V1/R1 होता है। ये फार्मूला को आप लोग जानते होंगे, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बातें करना चाहते हैं। तो देखिए I1 निकालेंगे, तो देखिए V1 के लिए क्या लिख रहा है, V1/2 लिखेंगे, क्या लिखें, V/2 लिखेंगे, और R1 के लिखेंगे 2R। तो यहाँ से सॉल्व किए तो ये 1/4I हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन बस आप लोग के पास 3 बच गया। देखिए किसी सिंक्रोनस, देखिए किसी तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में पिच में PCM, या क्या लिख रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटर फेज EMF ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स अपॉन। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, देखिए किसी भी तुल्यकालिक मोटर में उसका जो EMF का परिमाण जो होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताया था, ये जो आप लोगों को निर्भर करता है वह केवल DC जनित्र पे, DC उत्तेजन पे। तो राइट आंसर जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर जो होता है EMF का परिमाण जो होता है वह DC एक्साइटर पर निर्भर करता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ये क्वेश्चन रहा है, यदि एक शंट जनित 400 वोल्ट पर 40 एम्पियर धारा का आपूर्ति करता है, शंट प्रतिरोध 220 ओम है और आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है, तो आर्मेचर विद्युत धारा की गणना करें। तो ऑलमोस्टली फिर जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए हम लोग को सबसे पहले शंट के लिए निकालेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग को आई शंट निकालेंगे तो V/R लिखते हैं, तो V/R में हम लोग शंट में निकालेंगे। तो देखिए V का वैल्यू ऑलमोस्टली देख सकते हैं 440 लिख रहा था, और शंट के लिए R लिख रहा था 220 लिख रहा था। तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो आप लोग का 2 एम्पियर आ गया। क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गया। अब बोला DC शंट में जनित्र के लिए, तो हम लोग IA निकालेंगे। तो ऑलमोस्टली हम लोग क्या करें, IL प्लस I शंट का ऐड कर देंगे। तो देखिए IL का वैल्यू देखिएगा तो टोटल था आप लोग का 40 था, और शंट के लिए 2 था, तो सॉल्व कीजिएगा तो 42 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर आएगा 42 एम्पियर। बस खत्म हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल चुंबकीय जो पथ होता है उसकी संख्या होती है 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। चलिए बताते हैं कौन कौन होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में देखिए एक होता है EL, यानी EI, L व TU आकृति का स्टेपिंग प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ओनली फॉर 2 होगा। चलिए ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप लोग का आंसर की ये रहा। क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बीच में कमेंट में लिख रहे थे कि इसका पूरा डिस्कशन को भी आप लिख दीजिएगा। सॉरी, ये आप लोग के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तो इस चीज़ को मैं देखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा। ये आप लोग पहले बोलते तो कभी अच्छा रहता। यहाँ पे देखिए हमारे पास मात्र 3 वीडियो बचा है, तो 3 में मैं प्रयास करूंगा आप लोग के बीच में दे सकूं। क्लियर है। चलिए आप लोगों को कैसा लगा, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को मैं 100 क्वेश्चन को भी मैं पूरे का पूरे डिस्कस कराता हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो आप लोग का सेट नंबर 18 को पूरे के पूरे अच्छे से कराने का प्रयास करूँगा। अब 18, 19 और 20 यानी कि टोटल 3 सेट मेरे पास बच गया। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे के पूरे एक बार वॉच कर लीजिए। और मेरा एक दिन का प्लानिंग है, एक हमारे कोई मित्रगण ने हमें कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि एक दिन आप क्या कीजिए, पूरे 26 का 26 सेट पूरा करवा दीजिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं पूरे का पूरा ट्राई करूंगा कि 26 का 26 सेट एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन 2 दिन में जरूर करने का प्रयास करूंगा। 26 नहीं 10-10 का कॉम्बिनेशन करके 2 दिन में करवा दूंगा 20 सेट। क्लियर है। और एक दिन क्या करूंगा, पूरे का पूरे 6 सेट करवा। देखिए मेरा प्लानिंग क्या, देखिए समझाता हूं। देखिए सबसे पहले देखिए मेरा टारगेट आगे 20 तारीख तक, ऑलरेडी आप लोग देखेंगे अभी हम आप लोग के बीच में टोटल 17 सेट करवा चुके हैं। क्लियर है। और आज हमारे पास तारीख कितना, 18 तारीख है। मेरा टारगेट था आज 18वां भी सेट करवाने का था, लेकिन क्या कीजिए थक जाते हैं, वर्क से आते हैं लास्ट टाइम थक जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मे भी प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी के साथ, इसलिए
आज आप लोग 18वां सेट हम नहीं करवा पा रहे, क्लियर है। तो मेरा चांसेस है कल देखते हैं, कल यानी कि मेरा मेन टारगेट फ्रेंड 20 तारीख तक है। 20 तारीख तक आप लोग को पूरे के पूरे यानी कि अब 18वां सेट बच गया, 19वां बच गया, 20वां, ये 3 सेट आप लोग का 2 दिन में और करवा देंगे, क्लियर है। यानी 20 तारीख तक पूरे के पूरे करवा देंगे। इसके बाद अब आप लोग का 21 या 22 के दिन क्या करेंगे, पूरे के पूरे फ्रेंड्स यानी कि जो आप लोग का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस आया था उसको मैं पूरे 2 दिन में पूरा के पूरे करवा दूंगा, क्लियर है। ये आप लोग को 22 तक मैं पूरे का पूरा टारगेट लूँगा। उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा एक दिन या फिर 23 या 24 तारीख के दिन मैं क्या करूँगा, पूरे के पूरे 10 सेट यानी कि 1 से लेके पूरे 10 सेट केवल और केवल क्वेश्चन और आंसर, केवल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को मैं पूरे के पूरे एक बार करा दूंगा वीडियो के चैनल के माध्यम से, क्लियर है। जिसमें कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करवा दूंगा, क्लियर है। और फिर उसके बाद एक दिन और मैं 11 से लेकर 20 को करवा दूंगा। फिर लास्ट में क्या करूँ, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 6 सेट है उसको भी मैं करवा दूंगा। इस प्रकार मैं आप लोगों को 25 तारीख तक पूरे का पूरे मैं पूरे का टारगेट रखा हूँ, पूरे का पूरे करवा दूंगा, क्लियर है। ये रहेगा मेरा प्लानिंग, देखता हूँ मैं सक्सेस कर पाता हूँ कि नहीं इसमें। और इसके साथ साथ आप लोग का ग्रुप ए यानी कि पार्टी का भी मैं आप लोग के सामने डेली 100 क्वेश्चन को पूरे करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्लियर है। उसमें मेरा सॉल्यूशन को देखिए और साथ में जो मैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग रीजनिंग को जो सॉल्यूशन देता हूँ आप लोग देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग भी कुछ ना कुछ हेल्प होगा। बाकी ऑलरेडी आप लोग तो जब मेंस लिख रहे हैं तो ऑलरेडी आप लोग के पास भी नॉलेज काफ़ी अच्छा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए। आप लोग कहीं ये चैनल है, थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।